जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEGS 185 के बारे में। ठीक है, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का जो सब्जेक्ट है, जिसका आपका एग्ज़ाम है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो यूनिट 1 है, ब्लॉक 1 का यूनिट 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। बाकी आगे भी जो वीडियोज़ आएंगी वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड होती चलेंगी। ठीक है, इस वीडियो में हम यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 2 में भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूनिट 2 के हैं शुरुआत के, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे के जो 6 क्वेश्चन हैं उनको और डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट मान लिया जाएगा। आगे फिर हम अगले यूनिट पर चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियोज़ में। तो यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 का जो सेकंड हाफ पोर्शन है। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक करा था, उसके बाद वहाँ से हम आगे करेंगे। ये सभी चीज़ें देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था और इस तरीके के मैंने नोट्स भी आपको नोट्स के माध्यम से चीज़ों को बनाकर समझाया था बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं वीडियो को देखा तो पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी PDF वगैरह सभी वहाँ पर आपको पता चल जाएंगी कि कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सेकंड पॉइंट। ठीक है, यूनिट 2 का जो अगला पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इस टॉपिक का नाम है अंडर प्रिविलेज लर्नर्स एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यानी अंडर प्रिविलेज जो लर्नर हैं और एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट बातचीत की गई है। हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, बहुत ही लेंदी तरीके से चीज़ों को दिया गया है और अगर इसको पढ़ने हम बैठ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ते चलना है। और ये इसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर मैंने हाईलाइट तो नहीं की, लेकिन अलग आंसर क्वेश्चन जो ये क्वेश्चंस हैं, इनको एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हमने कराया है। देखिए ये सभी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ले लिए गए हैं। देखिए 6 क्वेश्चन हैं, पहला ये है, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 6 क्वेश्चन 6 के 6 हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आंसर मिलेगा। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं। ठीक है, प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर में भी देखे गए हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आइए देखते हैं इन चीज़ों को। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और यहाँ पर अपना जो काम है उसको स्टार्ट करते हैं, जो पढ़ना है हमें उसको स्टार्ट करते हैं। What are the advantages of the government policy of government policy of inclusive education in which private or elite schools are enjoined to give at least 25% of their seats to underprivileged students। देखिए इसमें सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ, इधर घुमा फिरा कर बात की गई है। सीधी मतलब इसका ये है कि जो एलिट और प्राइवेट स्कूल्स हैं, एलिट मतलब जो एक बड़े बड़े स्कूल्स, ये समझिए सीधी भाषा में, आसान भाषा में, क्योंकि आसान भाषा की कक्षा है, इसमें सीधे मुझे बहुत ही आसान वे में आपको बताना होता है। तो आसान भाषा में अगर इस क्वेश्चन को समझें तो शहर के जो बड़े या किसी भी लेवल पर आप पहुँचे, भारत के ज़िलों के, राज्यों के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बड़े बड़े, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के माध्यम से ये लागू कर दिया गया है कि कम से कम उनको 25% ऑफ देयर सीट्स, यानी जो उनके सीट्स हैं उसका 25% जो बैकवर्ड क्लास से स्टूडेंट्स आते हैं, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट आते हैं, जिनके बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस पूरे सिलेबस में, सब्जेक्ट में, तो उन छात्रों के लिए ये आरक्षित होती हैं। ठीक है, 25% जो 25% सीट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड है, यानी उन्हें सिर्फ इन्हीं छात्रों को वहाँ पर एडमिशन देना होगा। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी आपने समझी कि 25% जो स्कूल्स हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स, उनमें जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आरक्षित हैं। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके विशेष फ़ायदे हैं, तो इसको देखना है। सीधे आंसर पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया गया है, मैंने दूसरी जो PDF इसकी अलग बनाई है इसके लिए,
चलिए यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को, और अब मैं करने जा रहा हूँ उसको स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़ है द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड वर्क विद बेटर इन्फॉर्म्ड एंड स्किल्ड टीचर। सबसे पहला जो है वो यहाँ तक है। देखिए आंसर जो सबसे पहला इसका पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें पढ़ाई करने की और काम करने की एक वेल एजुकेटेड और स्किल्ड टीचर्स के साथ। देखिए जैसे आपको पता है जो बड़े स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स आपने भी देखे होंगे अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, जो आपके क्षेत्र का, आपके शहर का सबसे बड़ा स्कूल होगा प्राइवेट, वो काफ़ी जो है ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इसी तरीके से जो टीचर्स होते हैं वो भी वेल एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, वेल ट्रेंड होते हैं। तो ऐसे टीचर्स के साथ पढ़ने का उनको मौका मिलेगा। जो अंडर प्रिविलेज्ड छात्र हैं, जो गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं छात्र, ऐसे छात्रों को मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांस मिलेगा एक बेहतर टीचर से पढ़ने का, एक बेहतर अध्यापक जो ट्रेंड है, वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट ये है, द एटमोसफेयर इन द एलीट स्कूल इज़ वेरी स्टिमुलेटिंग एंड दिस वुड हेल्प इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ दीज लर्नर्स। दूसरा पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर सेकंड पॉइंट नोट किया जाए, जो एटमोसफेयर है। देखिए अगर आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, एटमोसफेयर का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बेहतर एटमोसफेयर में हैं, एक बेहतर इन्वायरमेंट में हैं, तो चीज़ें बहुत आसानी से आपके माइंड में जाएंगी। एक साफ़ सुथरा वातावरण, एक अच्छा वातावरण, वेल डिसिप्लिन्ड एक वातावरण जिसको बोलते हैं, एक एटमोसफेयर जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर हमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या नीचे जो ज़्यादा महंगे स्कूल्स नहीं होते, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है कि इन्वायरमेंट उनको मिलेगा। साथ ही जब वो अच्छे और मेधावी छात्रों के साथ, मेधावी टीचर्स के साथ वो रहेंगे और वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, तो एक अच्छे से उनको एनवायरनमेंट जो मिलेगा उसका सीधा फ़र्क उनके ग्रोथ पर पड़ेगा, उनके स्किल डेवलपमेंट पर पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये है। नेक्स्ट इसमें चीज़ है, दे वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ फेयर डील इन लाइफ। देखिए जब एक आपने भी देखा होगा, जो छात्र कुछ नाम यानी जो फेमस स्कूल्स होते हैं, फेमस कॉलेजेस होते हैं, जब कुछ छात्र वहाँ से पास आउट होते हैं तो आगे इन फ्यूचर जब वो लाइफ में आगे बढ़ने की जाते हैं, जैसे कोई छात्र एक नाम जो एक बहुत ही फेमस स्कूल्स है, जो कोई एक फेमस स्कूल है आपके क्षेत्र का, आपके ज़िले का, वहाँ से कोई बच्चा पास आउट हुआ, उसके बाद अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाए तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कॉलेज हैं वो जानते हैं कि ये जो जिस स्कूल से आ रहा है पास आउट कर उसका लेवल क्या है, बहुत ही बेस्ट लेवल का स्कूल है, और अगर ये छात्र वहाँ से आया है तो ये ज़रूर हमारे कॉलेज में एंटर होने के लिए लायक है। तो इस तरीके के साथ ही आगे भी जब अच्छे स्कूल से पास आउट होगा तो उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, अच्छे कॉलेज से पास आउट होगा तो नौकरी में या आगे फ्यूचर बनाने में जब वो ये चीज़ें उसको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसमें पॉइंट में दी गई हैं, ये आप देखिएगा, ये तीनों कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं उसको ग्रोथ में, उसको बढ़ाने में, लाइफ में, उसकी लाइफ को बेटर करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ कैन दिस करिकुलम बी मेड मीनिंगफुल फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स। मीनिंगफुल मतलब है उनके काम के योग्य। ठीक है, उनके काम के योग्य जो करिकुलम है, करिकुलम बेसिकली होता है हमारा, सीधी आसान भाषा में अगर समझाने की मैं कोशिश करूं करिकुलम को, तो ये है हमारा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस या मटेरियल जो भी आप पढ़ते हो स्कूल में, कॉलेज में, उसको एक तरीके से पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री या करिकुलम कह दीजिए। ठीक है, तो कैसे अंडर प्रिविलेज्ड छात्र, जो पिछड़ी जाति के अनरीच्ड अंडर प्रिविलेज्ड छात्र हैं, उनके लिए जो करिकुलम है वो आसान बनाया जाए, मीनिंगफुल बनाया जाए, जिससे उनमें उसको पढ़ने का इंटरेस्ट जागे। ठीक है, तो कौन कौन से
और किस तरीके से इस चीज़ को आसान बनाया जा सकता है, मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। चलिए सीधे आंसर पर ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारा 1 मिनट, थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है इस PDF में, और 1 मिनट मुझे इसको दोबारा रीओपन करना होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें। देखिए, ये जो आंसर हमने डिस्कस किया था अभी, ये वाला, ये जो वाला फर्स्ट आंसर जो हमने डिस्कस किया, इसी को अगर थोड़ा सा और डिफाइन करके देखो तो वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो 3 चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, तो इतना बहुत है उसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ, जिसमें हमने पढ़ा कि अंडर प्रिविलेज्ड छात्रों के लिए जो करिकुलम है वो किस तरीके से मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। अ कॉन्शियस अटैम्प्ट्स नीड टू बी मेड, यानी एक इस तरीके का अटैम्प्ट या कहिए एक्शन लिया जा सकता है करिकुलम को न कि आसान बनाने, न सिर्फ आसान बनाने के लिए बल्कि एट्रैक्टिव बनाने के लिए। देखिए, जो अंडर प्रिविलेज छात्र हैं उनके लिए एक ऐसा अटैम्प्ट, उनके लिए ऐसा एक्शन लिया जा सकता है, नीड टू बी मेड, यानी कि लेने की ज़रूरत है, ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत है जिससे न सिर्फ उनका जो करिकुलम है वो आसान बने, एट्रैक्टिव बने, साथ ही चैलेंजिंग भी बने। चैलेंजिंग यानी कि जब चीज़ें उनको चैलेंजिंग होगी थोड़ी सी, और मतलब उसको फेस करने में उनको मज़ा आने लगे, इंटरेस्ट डेवलप हो, तब चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट एंड familiarity for the underprivileged learners which reflect their lives and culture should be included in the curriculum। देखिए किस तरीके से, सबसे पहला जो पॉइंट है मेन हमारा वो ये है कि किस तरीके से जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो आसान मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। तो बनाने के लिए उसको मीनिंगफुल, सबसे पहली चीज़ है कि जो लीव्स है उनकी और कल्चर है, जो उनकी आम जिंदगी है, उससे संबंधित चीज़ों को उसमें जोड़ा जाए, उनसे संबंधित चीज़ों को उसमें लिया जाए, जिससे उनके कल्चर से संबंधित चीज़ों को उसमें लिया जाए। ठीक है जो उनका लाइफ है, जो उनका कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, उससे संबंधित जब चीज़ें उनके करिकुलम में, उनके सिलेबस में, उनके मटेरियल में जुड़ेंगी, ऐड ऑन होंगी, तो उनको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, देयर शुड नॉट बी bias in favor of the privileged and the content should foster a positive attitude towards the unreached। सीधी आसान भाषा में अगर बात की जाए तो उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। अक्सर जैसे आपने देखा गया होगा, जो गरीब तबके के छात्र होते हैं उनके प्रति पूर्वाग्रह होता है। पूर्वाग्रह यानी कि पहले से अनुमान लगा लेना कि भाई ये तो पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े या गरीब बच्चों के लोग हैं, ये पढ़ना नहीं जानते, ये नहीं जानते कि किस तरीके से इंग्लिश पढ़ी जाएगी, और यहाँ पर ये हमें परेशान करने के लिए आ गए हैं, हमारी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हैं। अक्सर टीचर्स के द्वारा भी ये इस तरह का बिहेवियर होता है। जो एलीट स्कूल्स होते हैं, अगर किसी तरीके से गरीब बच्चा वहाँ तक पहुँच भी जाता है तो वो जो इन्वायरमेंट है, जो चीज़ें उनके फेवर में होनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती उनको। ठीक है, एट द सेम टाइम द कंटेंट शुड नॉट बी diluted too much under the impression that they may not be able to handle। और जो उनका कंटेंट है वो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए कि वो हैंडल ही ना कर पाएँ। तो ये सभी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि जो करिकुलम है उसको इस तरीके का बनाया जाए कि हैंडल कर सकें, साथ ही इस तरीके का बनाया जाए जिसमें उनकी लीव्स, जो कल्चर हैं, जो लाइफ है, उससे जुड़ी चीज़ें, उससे जुड़े फैक्ट भी उसमें कहीं ना कहीं जोड़ दिए जाएँ अलग से। तो वो चीज़ें उनके लिए इंटरेस्टेड बन जाएंगी, उनके लिए पढ़ने योग्य बन जाएंगी, और एक इंटरेस्ट, एक मोटिवेशन उनके अंदर जगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आपको सेकंड आंसर में लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच द अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर कैन बी मेड टू फील कंफर्टेबल एंड मोटिवेटेड टू लर्न इन द क्लासरूम। बिल्कुल ऊपर वाले से मिलता जुलता है। ठीक है, बिल्कुल जो आंसर है मिलता जुलता है ऊपर वाले क्वेश्चन से, और फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना मुझे लगता है करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये उसी की तरह है जैसे ऊपर वाले का मैंने आंसर लिया था, तो वो तो ऊपर पॉइंट में है। अगर थोड़ा और इन डिटेल आपको पढ़ना है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी चलते हैं नीचे।
कुछ और चीज़ें जिसके माध्यम से जो करिकुलम है वो आसान बनाया जा सकता है, ये पॉइंटों में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फेमिलर हो, ठीक है, कल्चर और जो लीव्स है उससे संबंधित हो, इक्वलिटी हो कहीं ना कहीं, जिससे सोसाइटी में उनका एक तरीके से चीज़ें आसान बन सकें। ठीक है, बेयासिस जो हैं जिसको हम पूर्वाग्रह भी बोलते हैं उनको ख़त्म किया जाए, रिमूव किया जाए। ठीक है, कंटेंट जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो उनकी तरफ, उनके कल्चर की तरफ, उनका विरोध ना करता हो उनके कल्चर का। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें हैं जो पॉइंटों में दी गई हैं, बाकी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इनको डिस्कस कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमने पढ़ा थर्ड क्वेश्चन, उसका यहाँ पर आंसर है, उसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, मैं खुद ही भूल गया हूँ। हाँ, क्वेश्चन था कि ऐसे तरीके बताइए जिनके माध्यम से जो क्लासरूम है अंडर प्रिविलेज्ड छात्र हैं, हम यहाँ पर वीक छात्र कहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा वर्ड भी बड़ा है और बोलने में बार बार प्रॉब्लम सी होती है। ठीक है, तो जो वीक छात्र हैं, जो गरीब पिछड़े तबके से आए हुए छात्र हैं, उनके लिए किस तरीके से, कैसे वो क्या वो तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से जो क्लासरूम है एक कंफर्टेबल माहौल वहाँ पर बनाया जाए, एक मोटिवेटेड माहौल बनाया जाए उनके लिए। तो आइए आंसर को देखते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, सबसे पहली चीज़ तो करिकुलम उनका जो होना चाहिए, जो मैंने बताया ऊपर भी, जो सिलेबस होना चाहिए वो उनकी लीव से और कल्चर से मैच होना चाहिए। उसकी भी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए जिससे उनका इंटरेस्ट पैदा हो, पहली चीज़। ठीक है, इसको पॉइंट वाइज देखिए। दे शुड बी मेड टू फील रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर own improvement and too much dilution should not be made to the curriculum। सेकंड चीज़ यहाँ पर नोट की जाए कि अक्सर, जैसे मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था, जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से भी, उनके द्वारा भी इस तरीके का बिहेवियर होता है जो एलीट स्कूल्स में या जो बड़े स्कूल्स किस तरीके से उसमें जो पिछड़ी जाति के जो गरीब बच्चे पहुंच जाते हैं वहाँ पर उन छात्रों के प्रति जो टीचर्स होते हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो, उन्हें लगता है कि मतलब ये सक्षम नहीं है, ये पढ़ने योग्य नहीं है यहाँ पर, और बस उनको एक कोने में बिठा दिया जाता है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी इम्प्रूवमेंट की कोई भी कोशिश नहीं की जाती। तो अक्सर ऐसा जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से भी होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को टाइम टू टाइम उन्हें समझना चाहिए कि हाँ, ये भी सक्षम है करने के लिए, उनको काम दे, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, जिससे वो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकें और समझें कि हाँ, अगर टीचर ने हमें टास्क दिया है तो कुछ समझ के दिया होगा कि हम भी इस काम में सक्षम हैं, हम भी ये टास्क कर सकते हैं, और तभी वो एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनके अंदर आएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने का, उनको उठाने का उनके अंदर एक जज्बा जो है वो पैदा होगा। ठीक है, दूसरी इसमें पॉइंट है। तीसरा देख लेते हैं, टीचिंग मेथड शुड बी सच दैट दे आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट एंड वर्क कोलैबोरेटली। टीचिंग मेथड जो है वो इस तरीके से होना चाहिए छात्रों का कि कोलैबोरेट करके, यानी टीचर और जो स्टूडेंट हैं उनमें आपस में कोलैबोरेट हो, आपस में अच्छे से वो बात कर सके, चीज़ों को समझाने की, आपस में एक दूसरे को के साथ डिस्कस करने का एक माहौल हो। तीसरी चीज़, ठीक है। अगली जो चीज़ है इसमें, कंट्रीब्यूटिंग देयर टैलेंट्स टू द एक्टिविटी, साथ ही उनकी जो टैलेंट है अक्सर टाइम टू टाइम जब एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हो, आप एक बेहतर रीडर बन सकते हो। ठीक है, या इस तरीके का अगर कोई और उनमें टैलेंट है तो उसको उभारने के लिए एक्टिविटीज़ में उनको शामिल करने का सजेशन देना चाहिए टीचरों को, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इवैल्यूएशन शुड बी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव और all aspects of the individual out to be evaluated in low stress situation। यानी इस तरीके की जब सिचुएशन होगी, 4 पॉइंट इसको लिख लीजिएगा, इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो जो इवैल्यूएशन है, जो बढ़त है, उनके इम्प्रूवमेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रेस छात्रों की माइंड में यही होता है। ये एक तरीके से वो थोड़ा मतलब एक डिस्टर्ब सा फील करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो छात्र नहीं अच्छा कर पाते, परफॉर्मेंस उनकी वीक होती है शुरुआत में, तो वो ऐसे ही रहते हैं साल भर, क्योंकि उन पर टीचर के माध्यम से ध्यान नहीं जाता, वो अपने आप को खुद भी कमज़ोर समझते हैं, वीक समझते हैं और उसी लेवल पर बने रहते हैं। हालांकि अगर उनको सही से सपोर्ट किया जाए, उनको
अच्छे से अच्छा बिहेवियर करके उनके साथ चीज़ों को उनसे बताया जाए, डिस्कस किया जाए टीचर के माध्यम से कि भाई आप भी सक्षम हो, आप ये चीज़ें कर सकते हो, तब उनके अंदर एक मोटिवेशन जागेगा, वो भी कोशिश करेंगे, टीचर के माध्यम से भी एफर्ट्स लगेंगे और चीज़ें सुधारने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट, वो उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से जो अंडर प्रिविलेज्ड छात्र हैं उनके लिए एक सपोर्टेड माहौल, एक मोटिवेटेड और एक तरीके से जो हमने पीछे पढ़ा था कि कंफर्टेबल माहौल बनाया जा सकता है क्लासरूम में। ठीक है, आगे कुछ और चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर पॉइंटों में लिख दी हैं, बाकी ऑलरेडी मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, वही चीज़ें हैं, तो इनको देख लीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार वीडियो देख लेते हैं। अगर वीडियो हो गई होगी तो सॉरी चाहूँगा, क्योंकि मुझे फिर ये अगली वीडियो में डिस्कस करना होगा। देखिए वीडियो आपकी 20 मिनट की हो गई है और मुझे लगता है कि इतना बहुत है, क्योंकि जब चीज़ें थोड़ी हार्ड होती हैं और जब चीज़ें समझने के लिए आपको लगता है टाइम, तो उसे आप थोड़ा थोड़ा तोड़ कर ही समझने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो 2 या 3 बार कम से कम आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो की जो पूरी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा। अभी नहीं तो कुछ देर बाद या कल मैं डाल दूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी डाल दूँ वहाँ पर, इसको अपलोड कर दूँ इसकी PDF को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि समझने की कोशिश करें। ठीक है, पढ़ने की ज़्यादा ना करें, क्योंकि समझना ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपने पहले भी नहीं पढ़ा इतना। और चीज़ों को अगर आपको अच्छे से समझना है तो सिर्फ देखना है बैठकर, 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा। जब आप इसको समझ जाओगे इतने आपको दूसरी वीडियो तैयार मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके कुछ घंटों बाद या आज शाम तक, रात तक, इवनिंग तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सेकंड जो पार्ट है इसका, 3 जो और क्वेश्चन मैंने इसमें दिखाए थे, ये वाले 3 क्वेश्चन जो हैं उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं इन तीनों क्वेश्चन के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये सभी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और जो लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं पॉजिटिव, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है और चीज़ों को आपको समझाने के लिए एक रास्ता मिलता है। ठीक है, तो बनाए रखिएगा ये सभी चीज़ें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।